तो देखिए, लास्ट में हमने कंप्यूटर का परिचय भी देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आंचल? ठीक, कंप्यूटर की हिस्ट्री देखे थे। ठीक, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछता है कि पहला यांत्रिकी कंप्यूटर, यांत्रिकी कैलकुलेटर पूछता है तो वो था पहला क्या, अबेकस। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा जो लिखते जा रहा हूं, है ना। और प्रथम स्वचालित कंप्यूटर, प्रथम स्वचालित कंप्यूटर आपको पूछता है। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है? आप ना उसको जूम कर सकते हो स्क्रीन को, स्क्रीन जूम करके देखिए अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा होगा। अच्छा, एक सेकेंड। एक सेकेंड में लाइटिंग को देख रहा हूँ। अब थोड़ी इंप्रूव हुई लाइटिंग। ठीक, तो अपन प्रथम जो यांत्रिकी कैलकुलेटर है वो है अबेकस, और प्रथम स्वचालित जो कंप्यूटर है वो आपका डिफरेंस इंजन था। कौन था? डिफरेंस इंजन। ये चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था। ठीक, तो प्रथम स्वचालित कंप्यूटर कौन सा है? आपका डिफरेंस इंजन। ठीक, प्रथम सामान्य उपयोग हेतु कंप्यूटर, प्रथम सामान्य उपयोग हेतु कंप्यूटर कौन सा है? आपका एनालिटिकल। ठीक, एनालिटिकल इंजन है। फिर पूछेगा संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, तो ये था आपका एबीसी, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। मुख्यतः इसको ऐसे तो नहीं पूछता, लेकिन इसका एक्रोनिम्स पूछता है ना, एब्रीविएशन बोल सकते हैं इसको। ठीक, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक, फिर है संसार का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी कैलकुलेटर या कंप्यूटर। क्या? पहला ऑटोमेटिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब देखो, आप बोलेंगे सर ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और ये भी है। ठीक, तो याद रखना, जहां तक जितने भी तथ्य मैंने अभी तक खोजे हैं उसमें ये इसको पहला डिजिटल कंप्यूटर बताया गया है। जितने भी, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो उसमें इसे पहला बताया गया है, लेकिन क्वेश्चंस में इसे पहला लिया गया है। याद रखना, किसको? मार्क वन को। संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? मार्क वन। ठीक, तो आप भी अभी तक क्वेश्चन में भी यही आंसर ले रहे हो तो आप इसी को ही लेंगे। ठीक, संसार का अगर पहला विद्युत यांत्रिकी डिजिटल कंप्यूटर अगर आपको पूछता है तो कौन है? मार्क वन है। ठीक, फिर आपको पूछेगा कि संसार का प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर,
पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है वो है कोलोसस। ठीक, कोलोसस क्या है? प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। एलन ट्यूरिंग ने इसे बनाया था विश्व युद्ध के समय जर्मनी के गुप्त संदेशों को पढ़ने के लिए। ठीक, फिर अगर पूछता है आपको पहला स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर, तो वह है क्या? एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, फिर है आपका प्रथम व्यापारिक या व्यावसायिक उपयोग हेतु कंप्यूटर। यहां पर व्यावसायिक उपयोग हेतु मेरा कहने का अर्थ है कि इंडस्ट्रीज में, है ना, बिजनेसेस में इसका कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है उससे है ना। तो यूनिवैक पहला कंप्यूटर है, यूनिवैक, यूनिवैक वन भी मिल सकता है आपको नाम। ठीक, तो यूनिवैक जो है वो पहला व्यावसायिक उपयोग हेतु कंप्यूटर है। ठीक, 1954 में आया थी, है ना। फिर आपको पूछता है कि संसार का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है ना, क्या? मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर है आपका पीडीपी 8। ठीक, इसे सी डीईसी ने बनाया था। ठीक, डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने। ठीक, तो पहला मिनी कंप्यूटर है पीडीपी 8। पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है, संसार का पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या बताया था जी? संसार का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? क्या? अल्टेयर 8800। ये क्या है आपका? संसार का पहला माइक्रो कंप्यूटर। और प्रथम, संसार का प्रथम व्यावसायिक उत्पादन में वाला माइक्रो कंप्यूटर अगर आपको पूछता है तो वह है एप्पल 2। याद रखना, एप्पल 2। ठीक, यानी ऐसा माइक्रो कंप्यूटर जिसका व्यावसायिक उत्पादन हुआ, क्या हुआ? व्यावसायिक उत्पादन हुआ समान उपयोग हेतु, या जिसे पीसी भी कहा जा सकता है, पर्सनल कंप्यूटर। आप जो पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, यही पीसी कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। ये पहला व्यावसायिक उत्पाद वाला माइक्रो कंप्यूटर है एप्पल 2। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हैं जो आपके इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लेना थोड़ी है आपको। हम्म, आप इसी इसी हाँ, ये एनिएक को मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो संसार का प्रथम क्या अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछ, हाँ, तो वो है एनिएक, मैं उसको भूल रहा हूँ। तो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो एनिएक था, है ना। इसको ऐड कर लेते हैं यहीं पर। संसार का पहला क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एनिएक था। ठीक, तो ये वाला आप भूल जाइए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बहुत जगह ये मिलता मुझको भले ही है डाटा में इतना सॉफ्टवेयर, लेकिन आप अगर आपको संसार का पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछता है तो एनिएक है। और और पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछता है तो वो था मार्क वन। ठीक, आईबीएम का ही था ये मार्क वन। ठीक, यहां तक समझ में है? अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें अपन ज्यादा समझा नहीं सकते, है ना। अभी समझाने वाला पार्ट जो आएगा वो आपका सीपीयू और
सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो वर्क कैसे करता है, वो वाला समझाने वाला पार्ट है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए फैक्चुअल है, तो जल्दी जल्दी इसमें बढ़े आते हैं आगे, है ना। अब यहां तक आपको समझ में है, ठीक। संसार का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था जी? इंटेल 4004, ठीक, 4004। यही क्या था? संसार का पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप था, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं, लैंग्वेजेस का कुछ इतिहास रहा है। लैंग्वेज को मैं बता देता हूं कब कब कौन सी भाषा आई, ठीक। 1947 में जो सबसे पहला कंप्यूटर की भाषा आई वो थी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा, ठीक। क्या 1947 में आई असेंबली भाषा? कैथलीन बूथ इसके आविष्कारक थे, ठीक। फिर और कुछ भाषाएं जैसे ऑटोकैड, ऑटोकैड ये भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है ना। जॉन बैकस के द्वारा इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा? जॉन बैकस के द्वारा, ठीक। ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना। तो जो फोर्ट्रॉन है वो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है ना। तो आपको अगर पूछता है क्वेश्चन की पहली उच्च स्तरीय भाषा, है ना, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो फोर्ट्रॉन है, ठीक। फिर कुछ और नाम मिलते हैं, एल्गोला है जैसे, ठीक, एल्गोरिदम लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, ठीक। और आगे चल के इसी से ही सी और सी प्लस प्लस की नींव रखी गई थी, ठीक। फिर लिस्प आया, LISP, लिस्प, ठीक, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक। इसका फुल फॉर्म है क्या? लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, जॉन मैकार्थी के द्वारा, ठीक। फिर है बेसिक, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ठीक, बिगिनर्स ऑल पर्पस लैंग्वेज, ठीक, बेसिक, ठीक। इसको बनाया था बिल गेट्स ने, ठीक। और इसमें उनका जो सहयोग दिया था वो थे पॉल एलन, ठीक। इन दोनों ने मिलकर इस भाषा को विकसित किया, बेसिक भाषा को। पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। स्मॉल टॉक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसलिए मैं बता देता हूँ, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लैंग्वेजेस है इसमें क्या होता है, पूछता है कि इनमें से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आपको इसमें से अगर ये सब एक बार पढ़े रहेंगे तो माइंड में रहेगा कि शायद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये नहीं है, ठीक। अब ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेल लैब में तैयार हुई। कौन से लैब में? बेल लैब में, ठीक। डेनिस रिची, कौन? डेनिस रिची क्या थे? इसके आविष्कारक थे, ठीक। इसके अलावा कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे मैट लैब, सी प्लस प्लस, ठीक, पर्ल, जावा, हैस्केल, ठीक, पाइथन,
इन सब को और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रोग्रामिंग भाषा अलग से पढ़ेंगे, तब मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आपको इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता ही ये पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक। ठीक, और ये विजुअल बेसिक जो है ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर कौन है? ठीक, या फाउंडर कौन है? बिल गेट्स है। ठीक, तो विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, और ये पहला GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड क्या था? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक, उतारोगे इतना? आंचल, पिंकी, पल्लवी, हो गया आप लोग का? ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसमें और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप लोग का माइक ऑन नहीं है क्या? पल्लवी, चंचल, PHP भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखना, अभी मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया जावा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, जावा किसके द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, इसके अलावा PHP के बाद रूबी, ठीक, जावा स्क्रिप्ट, ठीक, सी हैज, फिर है स्कल, ग्रूवी, ठीक, गो, गो गूगल के द्वारा विकसित विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना ना। ठीक, इसके अलावा स्विफ्ट, स्विफ्ट जो है वो एप्पल के द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, मिटा दो। ठीक, अब देखते हैं कुछ आविष्कार और आविष्कारक। ठीक, जैसे इंटीग्रेटेड चिप, आईसी हम पढ़ते हैं, तो आईसी के आविष्कारक कौन है? जैक किल्बी। अपना ना माइक बंद कर लिए पल्लवी। हेडफोन यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप क्या है स्पीकर ऑन करके पढ़ेंगे तो दूसरों को भी आवाज जाएगी। ठीक, ठीक हो गया। फिर है आईसी का आविष्कारक कौन है? जैक किल्बी। 1958 में ये खोजा गया था। फिर 1969 में अर्पानेट, अर्पानेट नहीं, ये कुछ प्रमुख आविष्कार हैं और उसके आविष्कारक हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता चुका हूँ। ठीक, ये पहला फर्स्ट इंटरनेट, पहली बार इंटरनेट रन जो किया गया था वो था ARPANET, है ना। पहली बार फर्स्ट इंटरनेट रन, है ना, कहाँ किया गया था? USA में किया गया था ARPANET। ठीक, फिर है 1980 में डॉस। ठीक, तो डॉस और विंडोज 1.01। आपको पूछता है कि विंडोज का पहला वर्जन कौन था, है ना, तो विंडोज का पहला वर्जन था विंडोज 1.01। ये पहला विंडोज वर्जन था।
ठीक। और दोनों किसके द्वारा विकसित किए गए? माइक्रोसॉफ्ट के ही द्वारा, है ना। डॉस और विंडोज 1.1, ठीक। पहले जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, जितने भी यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों याद रखना ना, डॉस और विंडोज 1.01, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पता है? पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, है ना, एक क्या केंद्रीय सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक। जो पूरे कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको नियंत्रित करता है ना। तो ये डॉस जो था, है ना, ये GUI बेस्ड नहीं था, है ना। जैसा आजकल आप करते हैं, विंडोज जब चलाते हैं तो आप माउस उठाते हैं, क्लिक करते हैं, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जबकि डॉस ऐसा नहीं था। डॉस में आपको क्या करना पड़ता था? कीज का प्रयोग करना पड़ता था, शॉर्टकट कीज। अगर कुछ चीज ओपन करना है तो कंट्रोल+C दबाएंगे, कंट्रोल+O दबाएंगे, है ना। आपको विंडोज मेन पेज पे जाना है तो आप स्कैप बटन दबाएंगे, है ना। तो ये सब उसमें यूज करना पड़ता था, ठीक। फिर 1983 में लोटस, ये पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, याद रखना। पहला पहला नहीं, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पूछा हुआ है कहीं पर, तो मैंने उसको लिख लिया है, ठीक। लोटस एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में समझते हो, जैसे MS एक्सेल है, ठीक। MS एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक। इसमें क्या है, एक शीट होती है जिस पर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स, ठीक। ये क्या कहलाएंगी? खड़ी लाइनें। कॉलम कहलाएंगी और रोज ये कहलाएंगे, ठीक। इसके अलावा आपको पता है एक और है गूगल का, गूगल स्प्रेडशीट। गूगल स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन है, एक ऐप है, ठीक। ये गूगल का जो स्प्रेडशीट ऐप है, उसमें आप दोनों में अंतर ये है, अभी एक इंटरव्यू में पूछा था, ठीक, कि दोनों में अंतर क्या है, MS एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट, ठीक। तो दोनों के बीच अंतर ये है कि जो गूगल का स्प्रेडशीट है ना, उसमें आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं कहीं पर भी। यानी अगर आप यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो कहाँ शोकेस करेगा? दिल्ली में शोकेस करेगा। यानी जहां से वो कनेक्ट होगा वहां शोकेस करेगा, है ना। यानी आपको इंटरनेट के थ्रू जुड़ने, डायरेक्ट जुड़ने का जो माध्यम मिलता है वो गूगल स्प्रेडशीट में मिलता है ना। जबकि MS एक्सेल में ऐसा नहीं है। MS एक्सेल में आप अगर जब तक उसको फाइल बनाकर मेल नहीं करेंगे तब तक वो शोकेज नहीं होगा। जबकि गूगल स्प्रेडशीट ऑनलाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक। आजकल गवर्नमेंट के जितने भी सर्वेस होते हैं, है ना, उसमें इसका यूज होता है मोस्टली, गूगल स्प्रेडशीट का, ठीक। फिर WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। इसका जो आविष्कार किया वे थे टीम बर्नर्स-ली, ठीक। टीम बर्नर्स-ली, WWW का आविष्कारक, ठीक। लैपटॉप, लैपटॉप का आविष्कार किया आपका एडम ऑसबर्न ने। एडम ऑसबर्न, ठीक। इन्होंने लैपटॉप का आविष्कार किया, ठीक। नोट कर लिए इसको। आप लोग ना ट्राई कीजिए कि हेडफोन का यूज करें, है ना। जब आप क्लास करते हैं हेडफोन का यूज करेंगे ना, तो आप वहां पर जो हल्ला है वो भी नहीं होगा, ठीक। और आप मेरी बात को सुनकर डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर पाएंगे माइक ऑन करके, है ना, ठीक। फिर टैबलेट, टैबलेट का आविष्कार किया स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स, ठीक। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं,
स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक, ये दोनों ने किसकी फाइंडिंग की थी? एप्पल की फाइंडिंग की थी, कंपनी की, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में पूछते हैं, वो मैं बताता हूं कि जैसे आपको पूछता है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है जी? ठीक, तो जो आधुनिक कंप्यूटर है, तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है आपका चार्ल्स बैबेज को। ठीक, तो चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का हम पिता कहते हैं। ठीक, फिर है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता ये किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। ठीक, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रोग्रामिंग प्रथम प्रोग्रामेबल भाषा, जिसे क्या बोलते हैं, प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया। कौन सा था? कोलोसस, है ना। कोलोसस जो था ये प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, जिसका जो यूज था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या जर्मनी के द्वारा भेजे गए गुप्त संदेशों के लिए किया गया था। ठीक, ब्रिटेन में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक, ये समझ में है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अपने को। आधुनिक कंप्यूटर का पिता, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता। ठीक, आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जबकि आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है इस एलन ट्यूरिंग को। ठीक, फिर ईमेल, ईमेल का आविष्कार किया, किसने किया? पता है किसी को? रे टॉमलिंसन। ठीक, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था, याद रखना। ठीक, और इंटरनेट, इंटरनेट का आविष्कार किया विंसेंट सर्फ। क्या? विंसेंट सर्फ व रॉबर्ट कॉन, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया। ठीक, तो विंसेंट सर्फ और वह रॉबर्ट कॉन, ठीक, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया। ठीक, यहां तक स्पष्ट हुआ? ठीक, उतारना है? हो गया। आप लोग का पल्लवी, चंचल हो गया ना? ठीक, मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इतना हो गया ना अपन का। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से पूछा गया है ना। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे आपको पूछा गया कि एक खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करता है। ठीक, तो क्या डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन तब्दील करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको इनडायरेक्टली। ठीक, तो आपको वहां पर फिर ऑप्शन दिए हैं। पहला ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस और डी स्टाइलस। ठीक, तो पूछा आपको कि खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। बताइए क्या होगा? प्रोसेसर होगा, कंप्यूटर होगा, सीकेएस होगा कि डिस्टाइस होगा? किसका? आंचल का आंसर है क्या? कंप्यूटर। ठीक। और पल्लवी? प्रोसेसर। ठीक। चंचल? पिंकी? क्या होगा आंसर? वॉइस ऑन कर लीजिए पहले अपना। ललिता क्या होगा आंसर? देखो, अगर आपको पूछता है, पल्लवी माइक ऑफ कर लो। ठीक। अगर आपको पूछता है कि क्या, कौन सा ऐसा डिवाइस है ना, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो वो है आपका क्या? प्रोसेसर। ठीक। ना कि कंप्यूटर। ठीक। तो हाँ, प्रोसेसर। अब मैं उसको बताता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो होता है ये दो पार्ट में होता है। एक बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरे को बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ठीक। कंप्यूटर कोई भी जब क्रिया करता है ना, और इससे जुड़े होते हैं रजिस्टर्स। क्या जुड़े होते हैं? रजिस्टर्स जुड़े होते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ तो होता है मेन मेमोरी। यहीं पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ठीक। तो जब भी हम कुछ चीजें अगर कंप्यूटर में करने को बोलते हैं तो कंट्रोल यूनिट को पहले इन्फॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट फिर किसको? रजिस्टर्स को निर्देश देता है कि वो क्या करे, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को चाहिए, हमें चाहिए, वो कहां से निकाल के दे? मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन जाता है रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे बीट्स में टूटे होते हैं। जैसे आपको बोलता है ना, 16 बीट, 32 बीट, 32 बीट या 64 बीट। ठीक। ये सुनने को मिलता है ना। तो इस इतने बीट्स में होते हैं कंप्यूटर। जितना ज्यादा बीट होगा उतना कंप्यूटर फास्ट प्रोसेस करेगा। ठीक। तो ये क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उस इंफॉर्मेशन को, जो डाटा होता है उसको टुकड़ों में बांट देता है, जिससे क्या हो सके, जो हमारी गणना है वो ज्यादा तेजी से हो सके, प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा तेजी से हो सके। ठीक। तो रजिस्टर्स से फिर क्या, जो भी कंट्रोल यूनिट को डाटा चाहिए रहता है वो रजिस्टर डायरेक्ट प्रोवाइड करता है किसको? अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट को। ठीक। अर्थमेटिक यूनिट का काम रहता है गणना करना, लॉजिक यूनिट का काम रहता है तुलना करना। ठीक। जब केवल गणना करने का काम होगा तो अर्थमेटिक यूनिट करेगा, और जबकि लॉजिकल चीजें अगर करनी है तो लॉजिक यूनिट करेगा। ठीक। तो ये इस तरह से कंप्यूटर काम करता है, याद रखना। ठीक। और अच्छे से बाद में और समझाऊंगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कैसे करता है। ठीक। अब देखो, यहां पर आपने बोला कि सर प्रोसेसर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं। ठीक। मैं भी रहता तो आंसर क्या लेता? कंप्यूटर ही लेता। ठीक। होता क्या है कि आप और हम जैसा सोचते हैं वैसा जो परीक्षक है वो नहीं सोचता। ठीक। यहां पर एक क्वेश्चन जैसा है वो घुमा वाला है। ठीक। कायदे से इसका आंसर होना चाहिए क्या? कंप्यूटर। ठीक। क्योंकि आंचल, समझ में आ रहा है ना आपको, है ना? कायदे से होना चाहिए कंप्यूटर। ठीक। आंसर इसका होना चाहिए क्या? कंप्यूटर। लेकिन जहां से भी ये क्वेश्चन उठाया गया है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, तो इसका आंसर लिया गया है प्रोसेसर को। क्या लिया गया है? प्रोसेसर को। कायदे से होना चाहिए कंप्यूटर। ठीक। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। हाँ, और यहाँ पर ये प्रोसेसर ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए था। ठीक। क्योंकि प्रोसेसर अगर सही रूप से देखा जाए तो एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है। ठीक।
तो मुख्य रूप से तो कंप्यूटर ही क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, ठीक। और केवल प्रोसेस करने का काम किसका रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक। तो अगर अब मैंने जहां से क्वेश्चन उठाया उसमें ऑप्शन ए दिया है, मीन्स प्रोसेसर इसका आंसर दिया है, लेकिन होना चाहिए क्या, कंप्यूटर, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, ठीक। यानी कंप्यूटर जो प्रोसेसर है वो किसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, ठीक, इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। फिर आपको दिया गया है नंबर्स, ठीक, बी डेटा, ठीक, सी इनपुट, ठीक, डी है आपका प्रोसेस सर, ठीक। आपको पूछा है कि प्रोसेसर किसको इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, तो किसको तब्दील करता है जी, डेटा को, है ना, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है कौन, प्रोसेसर आपका, ठीक। आपको पूछा है अर्थमेटिक, मैं बता ही दिया, एएलयू का फुल फॉर्म पूछता है, क्या बताया अभी, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, मेमोरी, ठीक, हार्ड डिस्क, ठीक, और कंट्रोल यूनिट। अब बताओ इसमें से आंसर क्या है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और किसी का आंसर दूसरा थोड़ी है, नहीं है ना, ठीक। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो कहा जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, क्यों, जैसे मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है वही सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारी मानवीय जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर हम यहाँ पर हाथ हिला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, माइंड से हो रहा है, न्यूरॉन से हो रहा है, न्यूरॉन से संकेत भेजे जाते हैं जिसके माध्यम से हमारा मांसपेशी काम करता है ना। तो ठीक वैसे ही इस कंप्यूटर में भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट के माध्यम से क्या, कंप्यूटर को वो पूरी तरह से नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, ठीक। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से वो गणनाएं करता है, ठीक। जैसे मानव अपने दिमाग में गणनाएं करता है कि कहाँ पर कौन सी चीज रखी, कितनी दूरी पर चीज रखी है, ठीक। किसी चीज की तुलना करने में भी किसका यूज करते हैं हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का करते हैं, ठीक। पूरे मानव मस्तिष्क की तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कार्य करता है, ठीक। फिर आपको पूछा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक, क्या, एक हार्डवेयर डिवाइस जो क्या डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, ठीक। अब फिर से वही, अब मैं आंसर वही लिया है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना कि क्या, पहला पूछा है प्रोसेसर, अब फिर बोलोगे हाँ चल यहाँ पर सर आंसर कैसे हो गया, ठीक। अब छोड़ो बाकी ऑप्शंस को, ठीक, इनपुट डिवाइस भी लिख सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं, ठीक, इनपुट डिवाइस, ठीक, और डी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक। अब यहां पर वो आंसर फिर से वापस क्या लिया है, प्रोसेसर लिया है, ठीक। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ऑप्शन बी प्रोटेक्टर, ठीक। तो देखो यही होता है, क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं चलता है ना। आपने पढ़ा कि भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, ठीक। लेकिन जब एग्जाम्स अपने हिसाब से आंसर लेते हैं तब आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है,
ठीक, तो यहाँ पर आंसर लिया प्रोसेसर, तो यहाँ पर भी आंसर क्या लिया है, प्रोसेसर। ठीक, तो आपको भी क्या लेना है आंसर, प्रोसेसर। ठीक, समझ में है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत जरूरी है। आपको अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करते तो ये दिक्कत होता है कि आप कुछ दूसरा सोच रहे हैं, आपने कुछ जैसा पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चंस क्या वो परीक्षक पूछता नहीं है। ठीक, और खासकर कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर लैंग्वेज जितनी टर्म्स यूज होती है इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट में, वो क्या है, इंग्लिश टर्म्स हैं, है ना। और जब हिंदी में अनुवाद होता है उसका, तो बहुत ही क्या क्लिष्ट रहता है, क्लिष्ट में बहुत ही कठिन रहता है ना। और इसीलिए हिंदी वालों को दिक्कत आती है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं, है ना, किसी भी एग्जाम में, तो एक बार उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बगल में उसको देख के जरूर किया कीजिए। ठीक, तो याद रखना आप, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने वाला हार्डवेयर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा है जी, प्रोसेसर। ठीक, अगर प्रोसेसर नहीं दिखता है तब क्या लेंगे आप, कंप्यूटर। ठीक, समझ में आए? ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको ये बेसिक्स इसलिए बताता हूं क्योंकि क्या होता है कि अपन भले ही सोचते हैं कि ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर होता है ना तो आपके हर टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, क्या होते हैं। अब कुछ ऑप्शंस दिया है, जैसे सबसे पहले दिया रजिस्टर्स, रजिस्टर्स, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। ऑप्शन दिया है रजिस्टर्स, ठीक, रैम, स्पेस, ठीक, फिर आपको ऑप्शन दिया है बाइट, ठीक, और ऑप्शन दिया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब देखो, अगर कोई बेसिक पढ़ा होगा ना तो इसको आंसर उसको सब यही लगेगा कि यही है, यही है, यही है। ठीक, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज भी जुड़ा होता है उससे, रैम भी जुड़ा होता है उससे, ठीक, और आपके बाइट तो उसके अंतर्गत डाटा को बोलते हैं, जो टूटा हुआ डाटा है उसको, और रजिस्टर्स भी जुड़े थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ आंचल, आंसर क्या होगा, हाँ ठीक। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं क्या, आपके रजिस्टर्स। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, पल्लवी थोड़ा सा ना, हाँ माइक ऑफ कर दो। ठीक, तो एक और क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, क्या होता है जी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में सम्मिलित होते हैं क्या, आपको पूछेगा अक्षर, अंक और चिन्ह। ठीक, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होते हैं, डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड साइंस। ठीक, पल्लवी माइक, आप हेडफोन यूज करो तो दिक्कत नहीं होगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। ठीक, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। पहला दिया हुआ है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना,
दूसरा दिया हुआ है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। ठीक, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। तीसरा ऑप्शन दिया है मेन मेमोरी और स्टोरेज। ठीक ठीक। और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है सीपीयू व प्रमुख मेमोरी। अब बताओ आंसर मुझको। आंचल डी। ठीक, और बाकी लोग फर्स्ट। किसका? पल्लवी की चंचल? चंचल का ऑप्शन है पल्लवी। पल्लवी कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा, माइक आप हेडफोन यूज करो। पहला वाला ए। ठीक, और कोई है? अब देखो, कंप्यूटर प्रोसेसर होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंतर्गत होता है। ठीक, अब कंप्यूटर प्रोसेसर का जो यूनिट होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? आपकी स्टोरेज या मेन मेमोरी है ना, और सीपीयू, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक, और ये आंसर जो लिया है वो लिया है आपका प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी व स्टोरेज को। ठीक, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं? और ऑप्शन लिया है आपका प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी व स्टोरेज। ठीक, यही आंसर लिया है। ठीक, तो आपको एग्जाम के हिसाब से चलना है। ठीक, अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। ये मेरे साथ बहुत होता था पहले। मैं क्या होता था, अड़ जाता था कि अरे भाई हम तो पढ़े ये हैं, है ना, चीजें ये होती हैं तो आंसर ये होगा, है ना। ऐसी का युद्ध चलता है छात्रों और एग्जाम लेने वालों के बीच, है ना, कि आंसर होगा क्या। ठीक, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। एसबीआई पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर उसने लिया है प्रमुख मेमोरी व स्टोरेज को। ठीक, फिर माइक्रो प्रोसेसर को और क्या बोलते हैं जी? माइक्रो प्रोसेसर को और क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप, सीपीयू, रैम। हाँ, ठीक, माइक्रोचिप बोलते हैं किसको? माइक्रो प्रोसेसर्स को। ठीक, माइक्रो, आप याद रखना ना, आपको यहीं पर ऐसे भी देगा। क्या होता है कि आप तो मिला रे वाला सिस्टम रहता है। ठीक, अरे यार पहले ही ऑप्शन मिल दिया, जैसे आपको ए में माइक्रोचिप दे दिया, ठीक, बी में प्रोसेसर दे दिया, है ना, डी सी में आपको दे दिया बाय द वे वैक्यूम ट्यूब। ठीक, और डी में आपको दिया है माइक्रोचिप। ठीक, अब आप क्या है, हड़बड़ी में है। ठीक, ऊपर में लिखा है माइक्रो, लेकिन आपके माइंड में तो चल रहा है माइक्रो माइक्रो माइक्रो, है ना, और आपने फिर क्या मार दिया, गोला ए को मार दिया। ठीक, जबकि आंसर कहां पर था?
डी पे था। ठीक, तो ये अधिकतर ऐसी गलतियां होती रहती है, उसको ध्यान रखना। ठीक, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो याद रखना, जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो कुछ इस तरीके का क्या रहता है, OMR शीट रहता है। जब भी आपको कुछ ऑप्शंस भरने होते हैं, या बाय द वे आपको जैसे यहाँ पर रहता है ना कि बॉक्सेस हो गए, ठीक, ये बॉक्सेस यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं। ठीक, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। जैसे तो जैसे मेरे को लिखना अपना नाम NILESH। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ABCDEFG ऐसा करके। ठीक, तो जब भी आपको कुछ इस तरह का भरना होता है तो सबसे पहले आप उस गोले में ना बिंदी लगा लिया कीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पर मुझे कोई डिजिट ही लिखना है, जैसे 3, 2, 1, 4, 5 और 6। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9 सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 पर पहले मैं ऐसे करके बिंदी लगा लूंगा एक। ठीक, 2 है तो 2 पर बिंदी लगा लूंगा, 1 है तो 1 पर बिंदी लगा लूंगा, 5 है तो 5 पर बिंदी लगा लूंगा। ठीक, जब ये मैं कर लूंगा फिर मैं क्या करूंगा, उसको जिस पर बिंदी लगी उस पर क्या कर दूंगा जी, ऐसे करके फिलअप कर दूंगा उसको। तो इससे क्या होता है कि आपकी गलतियां होने की संभावना उसमें कम हो जाती है जब आप फॉर्म फिलअप करते रहते हैं, मार्कशीट फिलअप करते रहते हैं। ठीक, वैसे ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो आंसर आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाए कि हाँ डी आंसर, ठीक, तो आप जब यहाँ पर टिक लगाते रहते हैं ना तब भी गलती होती है कि हाँ यहाँ पर लिखा 54 का, अब यहाँ पर मगन में तो चल रहे हैं, हाँ 54 का ही तुरंत में मार दी। ऐसा नहीं करना है। ठीक, पहले देखा करो कि आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और चारों ऑप्शन को देख लिया करो। भट से मिला रे वाला काम नहीं होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस है वो देखा करो। आप पूरे क्वेश्चंस का आंसर देखने के बाद चारों ऑप्शंस को एसेस करने के बाद उस पर टिक किया करो और उसके बाद मिलाया करो कि 54 का डी, 54 यहाँ पे लिखा होगा 54 का डी, ABCD ऐसे। ठीक, इसमें गलती नहीं होती, वरना क्या होता है कई बार आप क्या 54, जैसे आप कोई क्वेश्चन करते रहते हैं, 53 आपने छोड़ दिया। ठीक, 53 नंबर का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, 54 का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, है ना, इससे पहले 52 बनाए थे। आप क्या होता है कई बार क्या करते हैं कि 53 को ही सॉल्व कर देते, 53 में डी मार दोगे। ठीक, तो आपका माइनस मार्किंग में चला जाएगा वो, है ना। तो इस तरह की कोई गलतियां हो जाती हैं, उसको ध्यान रखा करो। ठीक, कुछ एक दो क्वेश्चन और है उसको जल्दी से करते हैं फिर ये कंप्लीट करते हैं क्लास। जैसे आपको पूछा है खालिस्तान डिवाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और घुमा के दिया हुआ है कि खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक, यानी which of these device converts data and programs which is understandable by computer। ठीक, यानी इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो डेटा या प्रोग्रामों को कैसी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है या कंप्यूटर को समझी जाने वाली भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो आपको मैं बताया था कि क्या जो कंप्यूटर होता है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है जी, मशीन लैंग्वेज। ठीक, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है ना। और अब आप कंप्यूटर तो समझता है कौन सी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। लेकिन अब जब टाइप करते हैं तो टाइप करते हैं, जैसे आंचल ने ही अपना नाम लिखा है और टाइप कर कंप्यूटर की AANCHAL आंचल। ठीक, ये आपने टाइप करने को बोला। ठीक, आप ये जो आंचल लिखा है ना, वो तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। वो कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है जी,
इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक, ये मानवीय भाषा है, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है ना, और इंग्लिश लैटिन भाषा का एक हिस्सा है, तो इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक, और ये इंग्लिश तो इसको समझ में नहीं आता कंप्यूटर को, तो अब वो कैसे करेगा, ठीक, तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ, मशीनी भाषा का, ठीक। तो क्या होता है, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो वो इनपुट डिवाइस, ठीक, आपके लिए जो इनपुट डिवाइस है, जैसे क्या कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड क्या करता है, अब मैं यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये यहीं पर बताता हूं, है ना, कि आप जब भी कोई डाटा क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो इनपुट डिवाइस जो है, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक, आपके लिए तो ऊपर में दिख रहा है ABCD QWERTY कीपैड लिखा हुआ है ना, आपके लिए वो QWERTY कीपैड दिख रहा है, लेकिन जब आप उस QWERTY कीपैड पर टाइप करते हैं, तो जो कीबोर्ड जो इनपुट क्या है, डिवाइस है, वो उस वर्ड्स को या डेटा को 0 और 1 के बाइनरी फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक। हाँ, तो अगर ए के लिए कोड क्या करेगा, बाय द वे वो 0 1 ले लेगा, ठीक, ए के लिए फिर 0 1 ले लेगा, एन के लिए 0 0 0 0 1 ले लिया, ठीक। तो इस तरह से वो कन्वर्ट करता है किसको, आपके द्वारा दिए गए डेटा को, किसमें, मशीनी लैंग्वेज में, ठीक। तो इनपुट डिवाइस क्या है जी, इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में, ठीक, क्या इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक। ये हो गया, अब कंप्यूटर को क्या, वो 0 और 1 के बाइनरी फॉर्म में मिल गया, अब कंप्यूटर ने उसे 0 और बाइनरी फॉर्म में ही क्या किया जी, इसी बाइनरी फॉर्म में, है ना, बाइनरी लैंग्वेज में ही क्या किया, सॉल्व किया, ठीक। अब जब उसने बाइनरी लैंग्वेज में सॉल्व किया, है ना, तो रिजल्ट भी किस में देगा, वो इसी मशीनी भाषा में, है ना। अब क्या होता है, यहां पर कौन बैठा है, इंसान बैठा है, ठीक, कंप्यूटर के सामने, ठीक, उसके सामने कीबोर्ड है, ठीक, ये इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक। अब ये कीबोर्ड में इनपुट किया उसने मानवीय भाषा में, कीबोर्ड ने उसे मशीनी लैंग्वेज में चेंज किया, बाइनरी फॉर्म में, ठीक। अब मशीनी भाषा में जब कन्वर्ट किया, तो कंप्यूटर ने उसे उसी भाषा में प्रोसेस किया, ठीक। अब इसको प्रोसेस करने के बाद, रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद, अब उसको किसको शो करना है जी, किसको शो करना है, इस ह्यूमन को, ठीक, किसमें शो करना है, स्क्रीन पर, स्क्रीन क्या है जी, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, वह डिवाइस इनपुट डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर में ग्रहण करता हुआ इनपुट डिवाइस है, ठीक, और वह डिवाइस जो हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन शो करता है अंतिम रूप से, वो आउटपुट डिवाइस है। तो आपका वीडियो या वीडियो स्क्रीन जो है ना, वो क्या है जी, आउटपुट डिवाइस है। अब इस आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, अभी 0 और 1 आपको बाय द वे आपने लिखा आंचल, ठीक, अब आपने तो कंप्यूटर में लिख दिया कीबोर्ड में आंचल, लेकिन वो कैसे लिख देता है, अगर आपको शो करता है 0 1 0 1 1, ऐसे बोलेगा तो समझ में आ जाएगा आपको क्या, कंप्यूटर में ऐसे दिखा दिया बाय द वे 0 1 0 0 1 0 0 1 1, ठीक, आप तो भौचक हो जाएंगे कि ये पागल हो गया क्या, है ना, ठीक। तो आप बोलेंगे कंप्यूटर ये तो पागल हो गया है, मैंने लिखा था आंचल, ये दिखा रहा है 0 1 0 0 1, ठीक। तो क्या होता है, इस जो मशीनी लैंग्वेज है, इसको वो आउटपुट दिखाने से पहले किसमें कन्वर्ट करता है, आपकी वापस मानवीय भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जबकि आउटपुट जो डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस आपकी मशीन भाषा को किस भाषा में कन्वर्ट करता है,
मानवीय भाषा में, ठीक, ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। आप जैसा सोचते हैं उतनी प्रक्रिया आसान नहीं है। अगर प्रक्रिया इतनी आसान होती तो हम कंप्यूटर के इतिहास के इतने चरण क्यों पढ़ते, है ना। देखो पहले कितना बड़ा कंप्यूटर, एक कमरे के आकार का कंप्यूटर होता था, वो भी कैसे काम करता था कि आप मैकेनिकली उसको यूज करते थे। फिर धीरे से, पहले वो भाप पे चलता था। जब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स होते थे वो भाप पे चलते थे, ठीक। फिर धीरे से इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग होने लग गया, बिजली आ गई, तो उसको बिजली से चलाना चालू कर दिया हमने, है ना। बिजली से जब चलाना चालू कर दिया, धीरे से बैटरीज आ गई, है ना, जिनके माध्यम से हम उसको चलाना कर दिए। यूपीएस का प्रयोग होता है, होने लग गया, ठीक। पहले जो डेस्कटॉप होते थे उसमें क्या होता था कि अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है और वो आप काम कर रहे हो अचानक बंद हो गया, तो आपका क्या हो जाता था, उसका तो सत्यानाश हो गया, आपका जो जो भी आपने डाटा या फाइल बनाई है उसका, है ना। भाई आप सोचो कि वर्ड में काम कर रहा हूँ, एम एस वर्ड में आपने पूरा एक पेज लिख लिया, अचानक हो गई कंप्यूटर में लाइट गुल हो गई, ठीक। तो आपने उसे सेव नहीं किया है, और तो क्या होगा, वो तो पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर यूपीएस आया, अनइंटरप्रेट पावर सप्लाई सिस्टम आया, यूपीएस जिसे बोलते थे। वो आपको मुश्किल से 15 मिनट का बैकअप देता था, ठीक, जिसमें आप कंप्यूटर में डाटा सेव कर लेते थे, ठीक। ये ना हम लोग जब पहले जब शुरू शुरू पर जब हमने कंप्यूटर सीख रहे थे तो यूपीएस होता था, ठीक। और अगर यूपीएस नहीं होता था कंप्यूटर बंद हो जाता था, तो अगर अपन कुछ बनाते रहते तो वो खत्म हो जाता था, तो बहुत खर्चा था, ठीक ठीक। फिर यूपीएस आया, यूपीएस अगर लगा होता था तो हमको कितने मिनट का, 15 मिनट का टाइम मिलता था, तो हम तुरंत से फिर जल्दी 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 जो भी हमने काम किया उसको सेव करते थे, ठीक। फिर वापस कंप्यूटर को बंद कर देते थे, ठीक। अगर ये यूपीएस नहीं होता था तो फिर वो डाटा क्या होता था, अनसेव्ड रह जाता था, ठीक। फिर धीरे से जमाना आया और लिथियम आयन बैटरीज का, लिथियम आयन बैटरीज का, ठीक। तो लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं वो जगह कम लेती थी और क्या ज़्यादा क्या आपको ऊर्जा प्रदान करती हैं, ठीक। तो आजकल छोटे छोटे स्मॉल लैपटॉप्स में क्या किसका यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरीज। आपके मोबाइल में भी लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है, ठीक। तो इस तरह से ये क्या क्रमिक विकास हुआ, आज हम जहाँ पर हैं वो ऐसा ही नहीं कि एक दिन की मेहनत से नहीं है, उसमें बहुत दिनों की मेहनत लगी है, तब जाकर आपको जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है वो है, ठीक। तो समझ में आए ये कंप्यूटर की वर्क कैसे करता है ना। इट्स नॉट एज सिंपल एज यू थिंक, है ना। पहले इनपुट मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है ना। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद वो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में कन्वर्ट करके अपने को रिजल्ट दिखाता है, किसमें, आउटपुट डिवाइस में, ठीक। तो आपकी मैंने पूछा था आपको, विच ऑफ दिस डिवाइस कन्वर्ट्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू क्या, मशीनी लैंग्वेज या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। जिसको वह वह डिवाइस जो डाटा और प्रोग्राम्स को किसमें, कंप्यूटर की समझे जाने वाली भाषा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है जी, आंसर इनपुट डिवाइस, ठीक। अब देखो ये तो बहुत ही सरल भाषा में बोला, ऐसे को कंप्यूटर ने क्या पूछा था पता है, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये पूछा है कि डिवाइस, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अब तुम तो बहुत चौंका गए कि पूछना क्या चाहते हैं भाई, है ना। होता था ना डायलॉग उसका, कि कहना क्या चाहते हो वाला, है ना, 3 इडियट्स वाला, आसान भाषा में समझाओ, है ना। ये पूछा है कि खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो जब तक आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक।
ठीक। और आपको पूछा है कंप्यूटर निम्नलिखित कार्य नहीं करता है ना। ऑप्शन दिया है आपको, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, ठीक, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग। क्या आ जाएगा जी आंसर? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक। और एक पूछा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है। ठीक। फिर आपको ऑप्शन दिया है, एल्गोरिथम आधारित, SC2 आधारित, ठीक, लॉगरिथम आधारित और अर्थमेटिक। ठीक। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कैसी गणनाएं होती हैं? अर्थमेटिक गणनाएं होती हैं। ठीक, याद रखना। ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ उसको नोट कर लो। अभी तक भले ही नोट किया ना किया हो बात अलग है, लेकिन ये जरूर नोट कर लेना। शब्द परास अधिक होने से, शब्द परास वर्ड लेंथ है ना, अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है? ठीक, शब्द परास वर्ड लेंथ है ना, what happens when word length in is more or increased in कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर की गति को क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, पहला ऑप्शन, बढ़ जाती है। दूसरा है घट जाती है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय। ठीक। और चौथा ऑप्शन है आपका क्या? नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ एबो। क्वेश्चन ये है कि वर्ड लेंथ, शब्द परास, अब देखो हिंदी में आपको शब्द परास देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो शब्द परास मीन्स होता है वर्ड लेंथ। ठीक। अगर वर्ड लेंथ अधिक है, क्या है? अगर वर्ड लेंथ अधिक है ना, तो इस पर, इसका प्रभाव कंप्यूटर की गति पर क्या पड़ता है? व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ वर्ड लेंथ इंक्रीजेस इन कंप्यूटर क्या स्पीड, है ना। तो कंप्यूटर की गति पर वर्ड लेंथ का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय अचल, चंचल सी, पल्लवी, ठीक। देखो याद रखना, अगर क्या होगा, शब्द परास बढ़ेगा, है ना, तो उससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, याद रखना, है ना। वर्ड लेंथ अगर बढ़ता है तो कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि कितने बिट, 16 बिट का कंप्यूटर कम गति से काम करेगा, 32 बिट का कंप्यूटर ज्यादा गति से काम करेगा, और 64 बिट का कंप्यूटर उससे भी ज्यादा गति से कार्य करेगा, है ना। तो यही बीट्स ही कंप्यूटर परास है। ठीक, अगर वर्ड लेंथ अगर ज्यादा है, ठीक, तो उसकी गति उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, हो गया, समझ में आया? हाँ, ठीक, ये हो गया यहां तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीपीयू की गति को, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए
वर्ड लिंक, शब्द परास, शब्द परास। ऑप्शन बी कंप्यूटर घड़ी, कंप्यूटर क्लॉक। सी कैश मेमोरी। डी उपरोक्त सभी। तो पूछा है आपको कंप्यूटर की गति या सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, शब्द परास, उसका वर्ड लेंथ, की कंप्यूटर क्लॉक, की कैश मेमोरी, की उपरोक्त सभी। क्या होगा बताइए। डी लग रहा है। आंचल आपको क्या लग रहा है। ठीक, और चंचल आपको भी डी। ठीक, देखो अब मैं समझाता हूं क्या है। ऑप्शन डी आंसर सही है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो वर्ड लेंथ है, माइक ऑफ कर लो पल्लवी। देखो शब्द परास जो है वर्ड लेंथ है वो भी प्रभावित करता है। ठीक, कंप्यूटर घड़ी उसको बोलते हैं कि एक कंप्यूटर साइकिल को एक वन क्लॉक बोलते हैं। ठीक, यानी एक बार जब कंप्यूटर किसी चीज को एक बार में गणनाएं करता है ना, एक प्रोसेस पूरा होता है, उसी को बोलते हैं एक कंप्यूटर क्लॉक। ठीक, तो इसकी गति जितने भी तेज होगी उतना ही कंप्यूटर फास्ट होगा। ठीक, प्रोसेसिंग की गति जितनी अधिक होगी उतना ही कंप्यूटर फास्ट होगा। तो ये भी प्रभावित करता है। आपने बोला कि शब्द परास, ये भी प्रभावित करता है। और कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होता है, जैसे ये रजिस्टर्स जुड़े होते हैं किससे, सीपीयू से, वैसे ही कैश मेमोरी भी जुड़ी होती है आपकी मेन मेमोरी से। ठीक, रजिस्टर्स और कैश। कैश मेमोरी क्या करती है, सुनना, ये क्या करती है ना कि जो बार बार प्रयोग होने वाले, क्या बार बार प्रयोग होने वाले डेटा को क्या करके रखती है, सेव करके रखती है। ठीक, कैश मेमोरी। आपके मोबाइल्स में भी कैश मेमोरी रहती है। ठीक, ये होता क्या है कि आजकल आधुनिक कंप्यूटर में इसका उपयोग ज्यादा होता है। क्या होता है कि जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, ग्राफ है ना, तो उस जैसे पबजी हो रहा है या कॉल ऑफ ड्यूटी है या और भी जितने हाई जो क्या बोल सकते हैं ग्राफिक्स वाले गेम है ना, उसमें जो डेटा यूज होता है वो बार बार आपको वही यूज होना करना पड़ रहा है। अगर जब आप इंटरनेट से या किसी मेन मेमोरी से वापस क्या डेटा को बार बार मांगेंगे, तो आपकी वो उसकी जो गति होगी वो धीमी होगी, आपको टाइम टेकन ज्यादा लगेगा उस पर। इंटरनेट से आप बार बार उसी चीज को वापस डाउनलोड करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा जी, होता है ना कि अगर आप किसी चीज को बार बार डाउनलोड करेंगे तो स्पीड स्लो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जैसे ये मैं एक नॉर्मल उदाहरण देता हूं, ये मैं पेन रखा हुआ हूं। ठीक, ये मार्कर पेन अगर मैं हाथ में रखे रहूं तो मैं यहां पर मेरी लिखने की गति तेज होगी। अगर मैं हर बार लिखने के बाद उसको वापस टेबल पर रख दूं तो मेरे उस टेबल तक जाने और उठाने में जो लगा समय है ना, वो बार बार अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, अधिक होगा, जिससे मेरे लिखने की गति और पढ़ाने का समय बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक, तो कैश मेमोरी उसको क्या करता है कि वो होल्ड करके रखता है उस डाटा को जो बार बार यूज हो रहा है। ठीक, तो कैश मेमोरी बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को होल्ड करके रखता है। इसके कारण भी कंप्यूटर की गति प्रभावित होती है। कई बार आपको सलाह दिया जाता है कि कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी है उसको खाली कर दीजिए। क्यों खाली कर दीजिए, जब कंप्यूटर क्या होता है कि अगर आपने एक प्रोग्राम किए तो कैश मेमोरी ने उस डाटा को होल्ड करके रखा है, लेकिन क्या होता है जब दूसरा प्रोग्राम रन करेंगे तो कैश मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। समझ रहे हो ना। अरे ये देखो, अगर मेरा हाथ में पेन है, ठीक, और मैं यहीं पर क्या ले लूं, डस्टर को ले लूं, ठीक, तो इससे क्या होगा,
स्पीड स्लो होगा ना मेरे, अगर मैं डस्टर से मिटाने जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पेन रखा हूं तो मैं उसको प्रॉपर ढंग से उसको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस पेन को वापस रख दूं तो क्या होगा, इससे मेरी गति बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है बोलो। देखो एक बार और समझा रहे हो, किसी एक प्रोग्राम के लिए, किसी एक एप्लीकेशन के लिए, है ना, अगर आपन कोई काम करते हैं तो कैश जो मेमोरी होती है वो डाटा को होल्ड करके रखती है, होल्ड करके रखती है बार बार प्रयोग होने वाले डाटा को। ठीक, तो ये डाटा किस में है जी, कैश मेमोरी में। अब कंप्यूटर में कितनी कैश मेमोरी होगी, एक ही कैश मेमोरी होगी ना, एक कैश मेमोरी सिस्टम होगा। ठीक, तो एक चीज के लिए तो फास्ट है। ठीक, वर्क एप्लीकेशन वर्क वन या वर्क वन के लिए तो फास्ट होगा, लेकिन वर्क टू अगर करना है अपने को, किसी और का एप्लीकेशन टू करना है, एप्लीकेशन दो करना है या कोई दूसरा कार्य करना है, तो क्या होता है कि कैश मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है पहले से। किससे? क्योंकि उसने डाटा को होल्ड करके रखा है। ठीक, अब अगर इसमें बार बार वो चीजें उपयोग हो रही हैं, है ना, तो कैश डाटा ऑलरेडी क्या है जी, भरा हुआ है, तो आप क्या एप्लीकेशन टू को इजीली रन कर पाएंगे क्या? स्मूथली, उतने ही स्मूथली से नहीं रन हो पाएगा। क्योंकि कैश मेमोरी ने उस डाटा को होल्ड करके रखा है, और इस एप्लीकेशन 2 में डाटा होल्ड करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन 2 स्लो काम करेगा, स्मूथली काम नहीं करेगा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले क्या होता था पता है, इंटरनेट अगर आपका स्लो काम कर रहा है तो आप फोन करते थे कस्टमर केयर को, तो वो आपको फिर सलाह देता, सर आप इसमें जाइए, इसमें जाइए, और वहां पर कंप्यूटर क्रोम की सेटिंग है, उस पर आप डेटा एंड स्टोरेज पर जाइए, उसमें आप कैश मेमोरी में जाइए, कैश मेमोरी में जाके उसको क्लियर कैश कीजिए। ठीक, तो उससे क्या होता था, अगर आप क्लियर कैश करते हैं तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि इसने डेटा जो होल्ड करके रखा है उसको अब जब खाली कर देंगे तो दूसरे उपयोग के लिए वहां पर फिर जगह बच जाएगी। समझ में आया? हाँ, डाउनलोडेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, कैश मेमोरी एक्चुअल में होता क्या है, देखो मैं सिंपल समझ, एक वेबसाइट है। ठीक, क्या है जी, एक वेबसाइट है, और वेबसाइट में, है ना, एक वेबसाइट है, और वेबसाइट में बहुत प्रकार की इमेजेस हैं। क्या है जी, इमेजेस है ना, और उस इमेजेस का आपसे कोई वास्ता नहीं है ना, है ना, लेकिन चूंकि उस वेबसाइट को खुलना है तो बार बार वो इमेज क्या होगा, डाउनलोड होगा इंटरनेट से। तो क्या करता है इंटरनेट या क्रोम, उस इमेज को क्या कर लेता है, वो सेव करके रख लेता है। क्या करके रख लेता है, सेव करके रख लेता है, और बार बार वो क्या होने नहीं देता, डाउनलोड नहीं होने देता। ठीक, समझ आया ना यहां तक, कि क्या उस इमेज को क्या करके रखेगा, डाउनलोड करके रखेगा आपके सिस्टम पे, कैश मेमोरी पे। ठीक, और ये आपका काम का नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आपको उसी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करना है ना, आपने फाइल डाउनलोड किया तो अलग से किस सेक्शन में जाएगा, डाउनलोड सेक्शन में चले जाएगा, ना कि कैश में जाएगा। ठीक, कैश वो डाटा है जो बार बार आपके किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होता है। ठीक, लेकिन अगर उसको डिलीट कर दें तो कोई विशेष प्रभाव आपका नहीं पड़ता, क्योंकि वापस से जब आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो वापस वो उस इमेज को डाउनलोड करके रख लेगा। समझे? यानी जब भी आप उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऑलरेडी वो डाउनलोड करके रख लेगा, तो उससे स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आप अगर कैश और पासवर्ड को डिलीट कर देते हैं तो ऑटो सेव जो पासवर्ड रहता है ना, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली है और आपने पासवर्ड और आईडी सेव करके रख दिया है ना, पासवर्ड और आईडी सेव करके रख दिया है, वो कभी कभी चले जाते हैं, है ना। ठीक, समझ में है? ठीक, तो ये आपको तीनों ऑप्शंस आएंगे, शब्द पराल भी प्रभावित करता है, कंप्यूटर क्लॉक भी प्रभावित करता है, और कैश मेमोरी भी
प्रभावित करता है। तो एक प्रोसेसिंग साइकिल जो है क्या कहलाता है, कंप्यूटर क्लॉक कहलाता है ना, 1 कंप्यूटर क्लॉक। ठीक, तो ये तीनों चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक, आया अच्छे समझ में क्या कैश मेमोरी होता है ना। ठीक, ठीक, आज इतना ही। ठीक, कल फिर आगे देखते हैं कंप्यूटर के डेवलपमेंट कैसे कैसा, यानी पीढ़ियां क्या क्या थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, और उसमें क्या क्या खोजें हुई, हर बार पीढ़ी में क्या डिफरेंस आए, कि द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज होता था। जैसे प्रथम जो पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, फिर चौथे में आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग हुआ। ठीक, और मीडियम इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ। ठीक, तो इस तरह से हम जो भी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं या डेवलपमेंट है उसको देखेंगे आगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना अच्छे से क्लासेस। ठीक, धीरे धीरे फ्लो में आऊंगा मैं। ठीक, क्योंकि जो मैं कुछ समय से मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था एक्चुअल में। ठीक है, नहीं यानी बहुत कुछ समय से, है नहीं, डायरेक्ट क्लासेस में नहीं लेता, इस कारण अभी थोड़ा सा मुझमें हेजिटेशन है, और वो वर्डिंग्स भी उस फ्लो में नहीं आ पाती। ठीक, तो इट विल कम बाय द टाइम, है ना। ठीक, तो थैंक यू फॉर द क्लास, है ना। और जिसको पसंद आ रही है, ठीक, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं 11 बजे के आसपास हिस्ट्री की लेते हैं। ठीक, ठीक, थैंक यू।